हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आई होप कि आपका एचपी हाई कोर्ट क्लर्क और प्रोसेसर वर्क का एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी अच्छा हुआ होगा। और जिन लोगों का भी अच्छा एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो उन लोगों के पास एक और मौका है। 25 तारीख को आपका जीओए आईटी का जो एग्ज़ाम है, तो आई होप कि आप सभी लोगों ने वो भी भरा होगा। तो उसकी भी आप अच्छे से तैयारी करें। तो अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचता है, तो आप अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट करें और रिवीजन में जो है वो कम समय दें। तो क्योंकि जो चीज़ आपको इतने टाइम में याद नहीं हो पाई तो वो अब एक और बार जो है वो रिवीजन करके याद नहीं रहेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें और क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करें। और आज हम 45 क्वेश्चन करेंगे जो जेओए आईटी और अन्य किसी भी एग्ज़ाम जैसे एचपीएसआई के एग्ज़ाम के लिए, पटवारी या अन्य एचपी पुलिस कांस्टेबल आदि के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के क्वेश्चन हम करेंगे। 10 क्वेश्चन है हमारे एचपी जीके के, 10 क्वेश्चन इंडिया जीके के, 10 क्वेश्चन साइंस के, 10 क्वेश्चन हिंदी के और 5 क्वेश्चन जो है वो है इंग्लिश के। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके 45 में से जो है वो कितने क्वेश्चन सही हो पाए हैं। और यदि बात की जाए जेओए आईटी के सिलेबस की, तो जेओ आईटी में जो है वो आपको 15 नंबर का एचपीजी के देखने को मिलेगा और 20 नंबर का इंडिया जीके, 5 नंबर की साइंस, 5 नंबर की हिंदी, 5 नंबर की इंग्लिश और 5 नंबर की रीजनिंग हो। तो ये जो सभी सब्जेक्ट मैंने आपको बताए, तो इनमें जो है वो इनमें से आपको 60 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे और आपका टोटल पेपर 200 जो क्वेश्चन का रहेगा और 100 नंबर का एक क्वेश्चन आधे नंबर का। और बात की जाए अन्य 140 क्वेश्चन की, तो वो रहेंगे आपके कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन की जो है वो मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो बिना किसी देरी के साथ हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की खोज किसने की थी? तो किसने की थी भारत की खोज? तो ऑप्शन है आपके पास वास्को डी गामा, फाहियान, अल-बेरूनी, इब्न बतूता। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, वास्को डी गामा। तो भारत की खोज जो है वो वास्को डी गामा ने की थी और ये भारत में 1498 ईस्वी में आया था। और ये आया था कालीकट जगह पे, पुर्तगाल से आया था कालीकट जगह पे भारत में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो भारत की मानक समय रेखा है। और मानक समय रेखा से जो है वो भारत का समय 5 घंटे 30 मिनट है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत? तो ऑप्शन है आपके पास 1947 में, 1949 में, 1961 में, 1983 में। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, 1961 में। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1961 में हुई थी और यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन है आपके पास विनोबा भावे, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गांधी। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, विनोबा भावे। तो विनोबा भावे जो है वो उनको पहले भारतीय थे वो जिनको रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है वो मिला था। इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ऑप्शन है आपके पास 23, 24, 25, 26। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, 25। तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। और यदि अंतिम उच्च न्यायालय की बात की जाए तो 2014 में जो है वो आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था। तो उसके बाद जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक ही उच्च न्यायालय है जो कि हैदराबाद में है। तो ये लास्ट जो उच्च न्यायालय है वो बना था, 25 उच्च न्यायालय है टोटल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो ऑप्शन है आपके पास लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का वित्त मंत्री। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो किसी भी धन विधेयक जो है वो नहीं है या नहीं धन विधेयक, उसका फैसला करते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास जापान, चीन, अमेरिका, भूटान। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, भूटान। तो भूटान जो है वो तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास 24 जनवरी, 25 जनवरी, 25 नवंबर, 26 जनवरी। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को जो है वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो कौन होता है संवैधानिक मुखिया भारत का? तो ऑप्शन है आपके पास प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है वो भारत का संवैधानिक मुखिया होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो कौन सा किया था? तो ऑप्शन है आपके पास विनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उपरोक्त सभी। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो अंग्रेज़ों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया था। और यदि बात की जाए खिलाफत आंदोलन की, तो खिलाफत आंदोलन जो है वो 1919 में हुआ था। और यदि बात की जाए भारत छोड़ो आंदोलन की, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में हुआ था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किन्नर कैलाश नामक पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे इंडिया जीके के 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो यहाँ से हमारे एचपी जीके के क्वेश्चन जो है वो शुरू होते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास किन्नौर, चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। किन्नर कैलाश नामक पर्वत शिखर। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, किन्नर नामक कैलाश पर्वत शिखर जो है वो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सूरजताल व चंद्रताल नामक झीलें प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है आपके पास कुल्लू, मंडी, चंबा, लाहौल स्पीति। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति में जो है वो सूरजताल और चंद्रताल नामक झीलें हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सद्धार झरना प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर के समीप स्थित है? तो ऑप्शन है आपके पास किन्नौर, हमीरपुर, डलहौजी, ऊना। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, डलहौजी। तो डलहौजी में जो है वो सद्धार प्रदेश है, तो सद्धार झरना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित रावी नदी का अन्य निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? तो रावी नदी का अन्य नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास इरावती, असीकनी, विपाशा, सतुद्र। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, इरावती। तो रावी नदी का जो संस्कृत नाम है तो वो है इरावती। और यदि वैदिक नाम की बात करें तो वैदिक नाम है परुष्णी। और इसके उद्गम की बात की जाए तो इसका उद्गम स्थान जो है वो बड़ा बंगाल कांगड़ा है। और इसका जो मतलब ये कितनी दूरी जो है हिमाचल प्रदेश में तय करती है? तो ये करती है 158 किलोमीटर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी व्यास की सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन है आपके पास
चक्की, भागा, सुकेती, पार्वती। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएँ। तो कुछ स्टूडेंट्स जो है वो इसी कन्फ्यूज़न में रह जाते हैं कि पेपर का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अ, अप होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपके पास क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं, पर उनको पूछने का जो तरीका है वो कुछ और बदल दिया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। तो आप सभी क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट करेंगे, सबकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन जो है वो कठिन नहीं है, तो सब आसान ही रहेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, भागा। तो भागा जो है वो निम्नलिखित में से जो है वो व्यास की सहायक नदी नहीं है। तो भागा की बात की जाए तो भागा जो सहायक नदी है तो वो है, तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, भागा। तो भागा जो है वो व्यास नदी की सहायक नदी नहीं है। तो भागा जो है वो चिनाब नदी की सहायक नदी है। और अन्य जो है वो व्यास नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो वो है पार्वती, मलाना, सैंज, तीर्थन, सुकेती, फौजल, सरवरी, वाणगंगा, बनेर, न्यूकल, बिनवा, चक्की, पतलीपुल, उहल, लारजी, हारला, नेकेड। तो ये सभी जो है वो व्यास नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो ये अन्य नदियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको इनको भी याद रखना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मंडी जिले में स्थित है। तो मंडी जिले में बताना है आपको इनमें से कौन सी झील है। तो ऑप्शन है आपके पास कमरूनाग, चंद्रताल, रेणुका, लामा। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाए। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, कमरूनाग। तो कमरूनाग जो झील है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। बाकी चंद्रताल की बात करें तो चंद्रताल जो झील है तो ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। रेणुका की बात करें तो ये है सिरमौर में। और यदि लामा की बात करें तो लामा झील जो है वो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। और कमरूनाग झील जो है वो आपको इससे रिलेटेड एक और चीज़ याद रखनी है। तो ये जो है वो चच्योट तहसील में आती है, मंडी डिस्ट्रिक्ट की चच्योट तहसील में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील चंबा जिले में स्थित नहीं है। तो कौन सी नहीं है चंबा जिले में। तो ऑप्शन है आपके पास कमारवा, मणिमहेश, लामा, महाकाली। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, कुमारवा। तो कुमारवा झील जो है वो चंबा जिले में नहीं है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कमारवा झील जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यास नदी निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन है आपके पास कुल्लू, कांगड़ा, ऊना, मंडी। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, ऊना। तो व्यास नदी का संबंध जो है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट से नहीं है। तो ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो है वो व्यास नदी नहीं बहती है। बाकी कुल्लू, कांगड़ा और मंडी में व्यास नदी बहती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिमला जिले से संबंधित नहीं है। तो कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन है आपके पास पब्बर नदी, सतलुज नदी, प्यास नदी, गिरि नदी। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो आज के हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है तो वो झीलों से और नदियों से रिलेटेड है। तो इनमें से जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, झीलों और नदियों से और एक मंदिरों से भी। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, व्यास नदी। तो व्यास नदी जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट से संबंधित नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है तो वो है, नाको नामक झील हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है। तो नाको झील का आपको बताना है कहाँ पर है। तो ऑप्शन है आपके पास चंबा, किन्नौर, मंडी, शिमला। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, किन्नौर। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो नाको नामक झील स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है तो यहाँ पर हमारे HPGK के क्वेश्चन जो है वो समाप्त होते हैं। तो यहाँ से हमारे हिंदी के क्वेश्चन जो है वो शुरू होते हैं। तो हिंदी में भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको हिंदी में भी एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपका काफ़ी अच्छा स्कोर जो है वो बन पाएगा, आप सिलेक्ट हो पाएंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, त्वरक का उच्चारण स्थान क्या है। तो क्या है, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, दंत। तो दंत जो है वो त्वरक का उच्चारण स्थान है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो क्या है? दंत, कंठ, ओष्ठ, मूर्धा। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी ओष्ठ। तो ओष्ठ जो है वो पवर्ग का उच्चारण स्थान है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है च्वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो क्या है? तालु, ओष्ठ, कंठ, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाए। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए तालु। तो तालु जो है वो च्वर का उच्चारण स्थान है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास समूह शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आप हिंदी को जो है वो शुरू से अच्छे से पढ़ें। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी वर्णमाला। तो वर्णमाला जो है वो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्षत्र और ज्ञ ये तीनों कौन से व्यंजन है? तो ऑप्शन है आपके पास संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, त्वर्गीय व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन। तो क्षत्र और ज्ञ जो है वो संयुक्त व्यंजन है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुस्तक कौन सा शब्द है? तो इनमें से बताना है आपको पुस्तक कौन सा शब्द है। तो ऑप्शन है आपके पास तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी तत्सम। तो पुस्तक जो है वो तत्सम शब्द है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फूल कौन सा संज्ञा है? तो फूल में आपको बताना है कौन सी संज्ञा है। तो ऑप्शन है आपके पास समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी जातिवाचक। तो फूल जो है एक जातिवाचक है क्योंकि फूल के जो है वो काफ़ी ज़्यादा किस्में होती हैं। तो ये एक जाति की तरह इसको जातिवाचक कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है लंबोदर कौन सा शब्द है? तो आपको बताना है लंबोदर कौन सा शब्द है। तो ऑप्शन है आपके पास रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये सभी। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी योगरूढ़। तो लंबोदर जो है वो योगरूढ़ शब्द है। तो ये तीनों जो है ये शब्द के प्रकार हैं। रचना और व्युत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार हैं शब्द के, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। तो योगरूढ़ जो शब्द होते हैं तो ये होते हैं जो शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं परंतु किसी विशेष अर्थ को है ये प्रकट करते हैं। तो आपको बताना है कि लंबोदर का कुछ विशेष अर्थ जो है वो क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, योगरूढ़ होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मैं कौन सा पुरुष है? तो मैं खुद स्वयं कौन सा पुरुष है? तो ऑप्शन है आपके पास उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाए। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए उत्तम पुरुष। तो मैं जो है वो उत्तम पुरुष है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है गोल विशेषण है। तो गोल में जो है वो कौन सा विशेषण है? तो ऑप्शन है आपके पास सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण। तो गोल जो है वो गुणवाचक विशेषण है क्योंकि ये किसी की विशेषता बताता है, किसी का गुण बताता है। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है तो ये साइंस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे हिंदी के क्वेश्चन जो है वो ख़त्म होते हैं। तो ये है साइंस का क्वेश्चन। आंसुओं जिनको टीयर्स बोलते हैं में कौन सा पदार्थ जो है घुला रहता है? तो ऑप्शन है आपके पास सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च, ग्लूकोज। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए सामान्य नमक। तो आंसुओं में जो है वो सामान्य नमक जो पदार्थ होता है तो वो मिला होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? तो ऑप्शन है आपके पास बेंटिंग ने, डोमेक ने, रोनाल्ड रोस ने, हार्वे ने। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए बेंटिंग ने। तो एफ बेंटिंग ने जो है वो इंसुलिन की खोज की थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो आपको बताना है मिश्र धातु इनमें से कौन सी है। तो ऑप्शन है आपके पास जस्ता, स्टील,
सीसा, एल्यूमिनियम। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, स्टील जो है वो एक मिश्र धातु है। बाकी जस्ता, सीसा और एल्यूमिनियम कोई भी मिश्र धातुएं नहीं है। तो स्टील की बात की जाए तो स्टील जो है वो लोहा और कार्बन के मिश्रण से बनती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है रिक्टर क्या है। तो क्या है रिक्टर? भूकंप को मापने की यूनिट, वायु की गति मापने की यूनिट, समुद्र की गहराई मापने की यूनिट, शरीर का ताप मापने की यूनिट। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, भूकंप को मापने की यूनिट जो है वो रिक्टर है। और भूकंप को जो है, भूकंप की तीव्रता को जो है वो सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। तो कौन है? तो ऑप्शन है आपके पास आइंस्टाइन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबेल, मैडम क्यूरी। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, अल्फ्रेड पी नोबेल। तो अल्फ्रेड नोबेल जो है वो डायनामाइट के आविष्कारक हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, किससे जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? तो ऑप्शन है आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से, कार्बन से। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, जिप्सम से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। तो जब जिप्सम को जो है 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है या फिर केल्विन में 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो तब बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस के केमिकल फार्मूला की बात करें तो वो है CaSO4 1.2 H2O। और यदि जिप्सम के केमिकल फार्मूले की बात करें तो जिप्सम का केमिकल फार्मूला जो है तो वो है CaSO4 2H2O। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो किस प्रकार की होती हैं? तो ऑप्शन है आपके पास विद्युत तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो रडार में जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। तो क्या है? सूर्य की रोशनी नीली होती है, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा जो है वो सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बर्फ़ पर दाब पड़ना, दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है। तो उसके गलनांक में जो है वो क्या बदलाव आता है? तो ऑप्शन है आपके पास घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, घट जाएगा। तो जब बर्फ़ पर जो है दाब बढ़ाया जाएगा तो उसका गलनांक घट जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा साइंस का अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। तो कौन सा है गलत कथन? लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी में तैरती है, पारा पानी पर तैरता है, पारे में लोहा तैरता है। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, पारा पानी पर तैरता है। तो पारा जो है वो पानी पर नहीं तैरता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमारे साइंस के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं और इंग्लिश के 5 क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो इंग्लिश का हमारा पहला क्वेश्चन है अवर कंट्री इज़ स्पिरिचुअल कंट्री, देयर्स डैश रिलीजियस। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। इसमें ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है। तो ऑप्शन है आपके पास इज़, आर, आल्सो, हैव। तो अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, इज़। तो यहाँ पर इज़ होगा। आवर कंट्री इज़ स्पिरिचुअल कंट्री, देयर इज़ रिलीजियस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अवर सर टीच मैथमेटिक्स डैश इंग्लिश। तो ऑप्शन है आपके पास अक्रॉस एंड बिसाइड्स बोथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिसाइड्स अवर सर टीच मैथमेटिक्स बिसाइड्स इंग्लिश। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लीज़ डोंट लाफ डैश दोज बैगर्स।
तो ऑप्शन है आपके पास फॉर, अगेंस्ट, एट, फ्रॉम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एट। प्लीज डोंट लाफ एट दोज बैगर्स। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शी डैश हर हस्बैंड फॉर 50 मिनट्स। तो ऑप्शन है आपके पास हैज़ बीन बीटन, बीट्स, इज बीटिंग, हैज़ बीन बीटिंग। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, हैज़ बीन बीटिंग। शी हैज़ बीन बीटिंग हर हस्बैंड फॉर 50 मिनट्स। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द इंग्लिश डैश इंग्लिश। तो ऑप्शन है आपके पास स्पीक, स्पोक, इज स्पोकन, स्पोकन। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, स्पीक द इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। तो इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, आज की वीडियो समाप्त होती है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप ऐसी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपने हमारी पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उनको जाकर भी ज़रूर देख लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।